हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे बधाई संदेश में फलस्तीनी प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी से गाजा संघर्ष को समाप्त करने में मदद करने का किया है आग्रह। जी हां दोस्तों, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पीएम बनते ही फिर एक बार दुनिया ने लगाई मदद की गुहार। साथ ही साथ बताएंगे दोस्तों, दुश्मन भी अब दोस्त बनता नजर आ रहा है। जी हाँ, बताएंगे कैसे अजरबैजान के राष्ट्रपति अलीयेव ने नवम्बर में होने वाले COP29 शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को किया है आमंत्रित, जिसने सबको चौंका दिया। जी हाँ दोस्तों, अजरबैजान ने इनवाइट किया है पीएम मोदी को। साथ ही साथ बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इटली दौरे के बाद सबसे पहले अब जयशंकर जी इस देश की करेंगे यात्रा। बताएंगे कहां जाने वाले हैं जयशंकर जी। तो वहीं जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों के बीच उठ गई है बहुत बड़ी मांग। आप भी कहेंगे वाकई में ये मांग तो उठनी ही थी दोस्तों। एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। अगर आपका भी इन बैंकों में खाता है तो आपके लिए बेहद जरूरी खबरें हैं, सारी जानकारियां बताएंगे। बस आप वीडियो का अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां बधाई संदेश में फलस्तीनी प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी जी से गाजा संघर्ष को समाप्त करने में मदद करने का किया आग्रह। जी हां, फलस्तीनी प्रधानमंत्री डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफा ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनकी हालिया चुनावी जीत पर बधाई दी तथा इस बात पर प्रकाश डाला है कि गाजा में चल रहे संघर्ष को सुलझाने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। 12 जून को लिखे अपने पत्र में प्रधानमंत्री मुस्तफा ने फलस्तीनी मुद्दे के प्रति भारत के निरंतर समर्थन तथा मौजूदा स्थिति को सुलझाने की भारत की क्षमता के प्रति आभार व्यक्त किया। मुस्तफा ने लिखा कि एक वैश्विक नेता और मानवाधिकारों तथा शांति को महत्व देने वाले राष्ट्र के रूप में भारत गाजा में नरसंहार को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि भारत को गाजा में तत्काल युद्ध विराम तथा लोगों की मदद के लिए अन्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सभी राजनयिक माध्यमों का प्रयोग करना चाहिए। जी हाँ, उन्होंने कहा कि भारत के लिए यह जरूरी है कि वो तत्काल युद्ध विराम के लिए सभी राजनयिक चैनलों का उपयोग करें, गाजा में पीड़ा को कम करने के लिए मानवीय सहायता बढ़ाएं, फलस्तीनी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ सहयोग करें और हो रहे अत्याचारों के खिलाफ दृढ़ रुख अपनाएं। यानी कि दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पीएम बनते ही फिर एक बार भारत की साख बढ़ती नजर आई है। फिर एक बार ऐसा लग रहा है कि देश प्रगति की ओर निरंतर बढ़ने वाला है। साथ ही साथ आपको एक चौंकाने वाली खबर बता दें, जहां अजरबैजान के राष्ट्रपति अलीयेव ने नवंबर में होने वाले COP29 शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किया है आमंत्रित। जी हां, अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 11 नवंबर से 22 नवंबर तक बाकू अजरबैजान में होने वाले COP29 जलवायु शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। वार्षिक जलवायु शिखर सम्मेलन ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करने, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल होने और इन महत्वपूर्ण गतिविधियों के लिए वित्त पोषण जुटाने के वैश्विक प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करेगा। इस वर्ष की शुरुआत में COP के अध्यक्ष पद के लिए मनोनीत मुख्तार बाबायेव और अजरबैजान के पारिस्थितिकी और प्राकृतिक संसाधन मंत्री ने वीडियो संदेश के माध्यम से दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित किया था। पर्यावरण संबंधित मुद्दों पर अपने भारतीय समकक्षों के साथ बातचीत करने के लिए अजरबैजान से भारत की अन्य यात्राएं भी हुई हैं। इसमें अजरबैजान के उप विदेश मंत्री और COP के मुख्य वार्ताकार यालचिन राफियेव की यात्रा शामिल है। ऐसे में अजरबैजान का पीएम नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रण कहीं ना कहीं वाकई में भारत के दुश्मन पड़ोसियों को भी चौंका सकता है। तो वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद अब जयशंकर जी अपनी पहली विदेश यात्रा पर श्रीलंका का दौरा कर सकते हैं। नई सरकार में पहली विदेश होगी यात्रा। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्री जयशंकर जी 20 जून को श्रीलंका का दौरा करने वाले हैं। शनिवार को यह जानकारी विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने बताई है। श्रीलंका के विदेश मंत्री अली सावरी ने शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए ये जानकारी दी है कि जयशंकर जी के संभावित दौरे के बाद भारत के प्रधानमंत्री भी श्रीलंका का दौरा कर सकते हैं। सावरी ने कहा है कि भारतीय नेताओं की ये यात्राएं प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रपति विक्रम सिंघे के शामिल होने के बाद की अगली कड़ी का भाग है। हालांकि जयशंकर की यात्रा को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। अगर जयशंकर जी के दौरे की पुष्टि हो जाती है तो नई सरकार में भारत के विदेश मंत्री नियुक्त होने के बाद जयशंकर जी की ये पहली आधिकारिक विदेश यात्रा होगी। ऐसे में हैप्पी जर्नी कहना मत भूलेगा जयशंकर जी को। साथ ही साथ बता दें, अरुंधति रॉय का 2010 का वो भाषण जिसकी वजह से अब UAPA में चलेगा केस। जी हां, आतंकवाद का बखान करना, अलगाववाद को खुलेआम बढ़ावा देना और पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देना, ये था इनका काम। जिसके बाद अब 2010 के उन भाषणों पर UAPA पर केस चलेगा। जी हां, आपको बता दें, विवादास्पद
हास्यास्पद लेखिका अरुंधति रॉय के खिलाफ दिल्ली के उपराज्यपाल ने यूएपीए मामले में केस चलाने की मंजूरी दे दी है। अरुंधति रॉय के खिलाफ जिस भाषण को लेकर केस चलाया जा रहा है वो भाषण 21 अक्टूबर 2010 को दिल्ली में आयोजित आजादी द ओनली वे नाम के सेमिनार में दिया गया था, जिसमें भारत विरोधी सैयद अली शाह गिलानी, शेख शौकत हुसैन, वरवर राव जैसे लोग मौजूद थे। इस सेमिनार का आयोजन दिल्ली में सीआरपीपी ने किया था। इस सेमिनार में 15 मिनट लंबा भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने भारत देश के खिलाफ जमकर जहर उगला था। तो वहीं आपको बता दें, इटली में G7 सम्मेलन के दौरान मेहमानों को परोसे गए स्वादिष्ट भारतीय व्यंजन, जी हां इंडियन फूड, उनको परोसा गया। पंजाबी रेस्टोरेंट मालिक ने ऐसे जताई खुशी। आपको बता दें, दक्षिणी इटली के सुरम्य परिदृश्यों के बीच अपुलिया की राजधानी बारी न केवल प्रतिष्ठित G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रही है, बल्कि नमस्ते इंडिया रेस्टोरेंट के सौजन्य से भारत के स्वाद का भी स्वागत कर रही है। पंजाब के फगवाड़ा से ताल्लुक रखने वाले रुपिंदर सिंह के स्वामित्व वाला ये भोजनालय शिखर सम्मेलन की कूटनीतिक हलचल के बीच प्रामाणिक भारतीय व्यंजनों की चाहत रखने वालों के लिए एक केंद्र बिंदु बन गया है। श्री सिंह ने 1 साल पहले खुलने के बाद से अपनी यात्रा को याद करते हुए इस तरह के भव्य आयोजन को आयोजित करने के लिए अवसर पर अपनी अविश्वास व्यक्त किया। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने द ट्रिब्यून से कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले बड़े बड़े प्रतिनिधियों को, सुपर पावर कंट्रीज को भारत का ये फूड परोसेंगे और वो चाव से खाएंगे। उनको बता दें कि उनके रेस्टोरेंट में ऑर्डरों की भरमार है, क्योंकि उपस्थित लोग इटली के दिल में भारतीय व्यंजनों के जीवंत स्वाद का अनुभव करने के लिए भी उमड़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में नेताओं के साथ साथ लोगों ने भी भारतीय व्यंजन का आनंद उठाया। तो वहीं आपको बता दें, कठुआ में फिर आतंकी साया। अमरनाथ यात्रा से पहले आतंकियों का सफाया करने की बड़ी तैयारी। पहाड़ों पर लौटी भारतीय सेना। दरअसल कठुआ जिले के पहाड़ी इलाके सरथल से सटे छत्रगला और लोहाई मल्हार से सटे बसंतगढ़ में आतंकी हमलों के बाद अब सेना ने कमान संभाल ली है। पहाड़ी इलाकों में सुरक्षा की जिम्मेदारी फिर सेना को मिल गई है। बनी और मछेड़ी दोनों ही इलाकों में सेना की वापसी हो गई है। दोनों जगह सेना की एक कंपनी तैनात कर दी गई है। श्री अमरनाथ यात्रा से ठीक पहले आतंकियों के सफाई के लिए ये बड़ा कदम उठाया गया है। सूत्रों के अनुसार स्थायी तौर से बनी से हटाई गई सेना की वापसी लगभग 6 महीने बाद हुई है। हालांकि सेना को हटाने की प्रक्रिया वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। इन इलाकों को शांतिपूर्ण बताते हुए और आतंकवादियों की मौजूदगी खत्म होने के बाद सेना को धीरे धीरे करके हटा लिया गया था। जिले का पहाड़ी उपमंडल बनी और बिलावर का लोहाई मल्हार इलाका बीते 3.5 दशक से बेहद संवेदनशील रहा है। 90 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ के बाद आतंकी नदी नालों से होते हुए जिले के पहाड़ी इलाकों में रुकते रहे, जिससे इन इलाकों में दहशत थी। लोहांग इलाके से कई युवाओं को आतंकी राह पर भी ले जाया गया, जिनका समय के साथ सफाया कर दिया गया। ऐसी ही रणनीति आतंकियों ने लोहाई मल्हार के इलाकों में भी अपनाई थी। साथ ही साथ बता दें, इसी बीच जम्मू में आतंकी हमलों के बीच उठी है बड़ी मांग। नए बंदूक लाइसेंस जारी करें, पुराने का रिन्यूअल हो। बता दें, जम्मू में हो रही आतंकी घटनाओं के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अहम मांग उठाई है। इनका कहना है कि नए बंदूक लाइसेंस जारी होने चाहिए, साथ ही पुराने बंदूक लाइसेंसों को के रिन्यूअल की मांग रखी है। कठुआ जिले में भाजपा प्रवक्ता अभिजीत सिंह ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। इस दौरान उनके साथ मीडिया सेल के प्रभारी रविंद्र सलाथिया, जिला अध्यक्ष गोपाल महाजन, महासचिव राजेश मेहता और सचिव अक्षय कुमार भी मौजूद थे। अभिजीत सिंह ने जम्मू में हाल में हुए आतंकी हमलों की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि ये हमले जम्मू प्रांत के शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने के लिए पाकिस्तान की ओर से प्रायोजित हैं। तो वहीं बता दें, भारत में गिरफ्तार श्रीलंकाई नागरिकों का ISIS से संबंध का कोई सबूत नहीं मिल पाया है। दोस्तों, विदेश मंत्री का बड़ा बयान। श्रीलंका के विदेश मंत्री अली सावरी ने शुक्रवार को कहा है कि इस दावे के समर्थन में कोई सबूत नहीं है कि पिछले महीने भारत में गिरफ्तार किए गए 4 श्रीलंकाई नागरिक आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट यानी ISIS से जुड़े हैं। गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते ने दावा किया था कि उसने अहमदाबाद हवाई अड्डे पर ISIS से कथित रूप से जुड़े 4 श्रीलंकाई नागरिकों को गिरफ्तार किया है। उसने बताया था कि चारों 19 मई को कोलंबो से चेन्नई के लिए इंडिगो की उड़ान में सवार हुए थे। इससे पहले 31 मई को श्रीलंकाई पुलिस के आपराधिक जांच विभाग ने कोलंबो में 46 वर्षीय पुष्पराज उस्मान नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। तो वहीं बड़ी खबर आपको बता दें, मुझे कर्ज नहीं इन्वेस्टमेंट चाहिए। जी हां, शहबाज की शेखी। कहा IMF के साथ पाकिस्तान का ये आखिरी समझौता। जी हां, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शनिवार को देश को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से मुक्त करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि वैश्विक ऋणदाता IMF के साथ बेल आउट पैकेज के लिए अगला समझौता देश के इतिहास का आखिरी समझौता होगा। शनिवार को राष्ट्र को संबोधित करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF का मौजूदा कार्यक्रम पाकिस्तान के
के इतिहास का आखिरी समझौता होगा। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए संघीय बजट के शुभारंभ के बाद प्रधानमंत्री शहबाज के पहले संबोधन का मुख्य आकर्षण विदेशी सहायता और बेल आउट पर पाकिस्तान की निर्भरता को समाप्त करने का उनका संकल्प था। शहबाज ने यह भी कहा कि वो जब भी विदेश जाते हैं तो संबंधित देश से ये नहीं कहते कि मुझे कर्ज चाहिए, वो उनसे इन्वेस्टमेंट की गुजारिश करते हैं। तो वहीं शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF के साथ उनका ये आखिरी समझौता है। शहबाज ने कहा कि हमने 24 से 25 बार IMF से संपर्क किया है। मैं आज आपको भरोसा दिलाता हूं कि अगर हम अपने कार्यक्रम और लक्ष्यों पर कायम रहे तो IMF के साथ अगला समझौता पाकिस्तान के इतिहास का आखिरी समझौता होगा। बाकी रियलिटी क्या है दोस्तों, हम आप बड़े अच्छे से जानते हैं। तो वहीं आपको बता दें, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मालदीव के राष्ट्रपति मुइजू को जन्मदिन की शुभकामनाओं वाला पत्र भेजा। इसे मालदीव में चीनी राजदूत ने व्यक्तिगत रूप से सौंपा है। राष्ट्रपति मुइजू का कल जन्मदिन था, वे 46 वर्ष के हो चुके हैं। आप ये लेटर दोस्तों स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं और प्रेस रिलीज में लिखा भी है कि दी चाइनीज एम्बेसडर पेज कर्टेसी कॉल ऑन द प्रेसिडेंट, यानी कि जिनपिंग ने मालदीव के राष्ट्रपति मुइजू को जो जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है वो चीनी राष्ट्रपति का मैसेज चाइनीज एम्बेसडर ने पहुंचाया है इस लेटर के जरिए। तो वहीं आपको बता दें, मालदीव का एक तबका काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा है कि जिनपिंग ने पर्सनली इनको लेटर भेजा है। तो वहीं इस लेटर पर भारतीयों ने कमेंट करके बता दिया है कि मुइजू के मजे ही मजे हैं, दोनों साइड से लाड़ प्यार मिल रहा है। तो वहीं कोई कह रहा है कि यह मुइजू के लिए शहद का जाल है, मालदीव को पूरे तरीके से फंसाने की जिनपिंग की चाल है। आप दोस्तों इस पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा, क्योंकि ये वही जिनपिंग है दोस्तों जिन्होंने अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरी बार लगातार PM बनने तक पर बधाई नहीं दी है, लेकिन मालदीव के प्रेसिडेंट मुइजू के उनके बर्थडे पर पर्सनल लेटर भेज दिया है। दोस्तों अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिनपिंग कितने बड़े डबल स्टैंडर्ड फॉलो करने वाले व्यक्ति हैं, जिसे अपने लैंग्वेज में दोगला कहा जाता है। तो वहीं आपको बता दें दोस्तों अगली बड़ी खबर, जहां दिल्ली हाईकोर्ट से कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका, रजत शर्मा के वीडियो हटाने का दिया आदेश। जी हां, मानहानि के एक अहम मामले में इंडिया टीवी के चेयरमैन एवं एडिटर इन चीफ रजत शर्मा को बड़ी राहत मिली है। कांग्रेस की नेता रागिनी नायक द्वारा अपशब्द बोलने का झूठा आरोप लगाए जाने के बाद रजत शर्मा ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था। कांग्रेसी नेताओं ने बाकायदा ये झूठा आरोप लगाते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में सख्त आदेश देते हुए कांग्रेस नेताओं के आरोप को झूठा बताया। वकील मनिंदर सिंह के तर्कों को सही मानते हुए कोर्ट ने आदेश दिया है कि एक हफ्ते के अंदर सोशल मीडिया से कांग्रेस के ऐसे सभी झूठे वीडियोस हटाए जाएं। ऐसे में दोस्तों अब आप कोर्ट के फैसले से समझ सकते हैं कि कांग्रेसी डंके की चोट पर झूठ बोलते दिखाई देते हैं, जिसका पर्दाफाश कोर्ट ने कर दिया। इस पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें, बढ़ती जा रही चीन की हिमाकत, चीन की दादागिरी दिखाने लगा दक्षिण चीन सागर पर अपना दबदबा, बदल डाले कई कानून। दरअसल अपनी विस्तारवादी नीतियों से लाचार चाइना ने एक बार फिर से हिमाकत दिखाई है। चीन ने हाल ही में अपने देश में कई नियम बदले हैं, खास तौर पर दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन ने अपने कानूनों में बदलाव कर दिए हैं। चीन द्वारा जारी किए गए नए समुद्री नियम के मुताबिक अब उसके तटरक्षक बल विवादित दक्षिण चीन सागर में अतिक्रमण करने वाले विदेशियों को हिरासत में ले सकते हैं। चीन की तरफ से बदले गए नियमों के मद्देनजर पड़ोसी देश अब सवाल उठा रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि दक्षिण चीन सागर के लगभग संपूर्ण हिस्से पर अपना दावा करता है। चीन ने फिलीपींस सहित कई दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के दावों तथा हेग स्थित मध्यस्थता न्यायाधिकरण के 2016 के फैसले को दरकिनार कर अपने नियमों में बदलाव कर दिया। तो वहीं बता दें, गुजरात के भुज में स्थित भूकंप स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेस पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। जी हां दोस्तों, स्मृति वन संग्रहालय आखिर क्या है आपको बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शनिवार को गुजरात के स्मृति वन स्मारक को प्रिक्स वर्सेस म्यूजियम 2024 के लिए विश्व चयन में शामिल किए जाने की सराहना की है। मोदी जी ने एक्स पर लिखा कि कच्छ में स्मृति वन उन लोगों को श्रद्धांजलि है जिन्हें हमने 2001 के दुखद भूकंप में खो दिया था। ये मानवीय लचीलेपन और साहस की भी याद दिलाता है। मुझे खुशी है कि इस संग्रहालय को प्रिक्स वर्सेस म्यूजियम 2024 के लिए विश्व चयन में जगह मिली है। ऐसे में आप लोग भी दोस्तों इस पर अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, 21 जून को भारत के दौरे पर आएंगी PM शेख हसीना। तो वहीं दलाई लामा से मिलने भारत आएगा अमेरिका का प्रतिनिधि मंडल। दोनों खबरें आपको बता दें, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 21 जून को भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आएंगी। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करना है। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को बताया है कि हसीना 22 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ व्यापक बातचीत करेंगी। तो वहीं US हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के अध्यक्ष माइकल मैककॉल और पूर्व हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी समेत अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल अगले सप्ताह तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा से मिलने के लिए धर्मशाला पहुंचेगा। अमेरिकी कांग्रेस ने
ने इस महीने तिब्बत की स्थिति और शासन पर विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के लिए एक कानून पारित किया है, जिसमें दलाई लामा के साथ बातचीत फिर से शुरू करने का बीजिंग से आह्वान किया है। प्रतिनिधिमंडल 18 और 19 जून को धर्मशाला में होगा। आपको बता दें, पाकिस्तान में बकरी ईद से पहले पकड़े गए अहमदियाई समुदाय के 3 लोग कहीं ये कुर्बानी ना दे दें, इसीलिए इनको पकड़ लिया गया है। जी हाँ, आपको बता दें, पाकिस्तान में बकरी ईद से पहले अहमदिया समुदाय के 3 लोगों को जबरन हिरासत में ले लिया गया है। ये घटना पंजाब सूबे के चकवाल जिले की है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इन लोगों को बकरी ईद के मौके पर कुर्बानी देने से रोका जा सके। दोस्तों, पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय के लोगों को मुसलमान माना नहीं जाता है, इनको मुसलमान मानते ही नहीं है और अक्सर उनके खिलाफ हिंसा की घटनाएं होती रहती हैं। हिंदू, सिख और ईसाइयों की तरह ही उन्हें भी अक्सर ट्रीट किया जाता है, अक्सर उनका उत्पीड़न किया जाता है, उत्पीड़न का शिकार उनको होना पड़ता है। चकवाल में जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उन्हें 3 महीने तक नजरबंद रखा जाएगा। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं इन अहमदिया मुसलमानों का कितना ज्यादा प्रताड़ना होता है पाकिस्तान में। तो वहीं बता दें, खालिस्तानी समर्थक तन देसी को सुन्नियों ने बेल्ट से पीटा। इस बार फलस्तीनियों ने सही किया, ऐसा लोगों का कहना है। जी हाँ, खालिस्तानी समर्थक तन देसी को सुन्नियों ने बेल्ट से पीटा है। दोस्तों, उसको अपनी ही दवा का स्वाद चखना पड़ रहा है। तो वहीं इस पर आपकी क्या राय है बताना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बता दें, 50 से ज्यादा देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष यूक्रेन में शांति के लिए आयोजित हो रहे सम्मेलन में लेंगे भाग। रशिया को नहीं मिला आमंत्रण। दरअसल स्विट्जरलैंड में आयोजित होने वाले यूक्रेन शांति सम्मेलन की तैयारियां हो चुकी हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भारत समेत दुनिया के तमाम देशों से इस सम्मेलन में शामिल होने का आग्रह किया है, रिक्वेस्ट किया है। बता दें कि इक्वाडोर, आइवरी कोस्ट, कीनिया और सोमालिया के राष्ट्रपति यूक्रेन में शांति की दिशा में पहले कदम की रूपरेखा तैयार करने के उद्देश्य से इस सप्ताहांत आयोजित होने वाले सम्मेलन में कई पश्चिमी राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों तथा अन्य नेताओं के साथ शामिल होंगे। हालांकि इस सम्मेलन में रशिया स्पष्ट रूप से अनुपस्थित रहेगा, क्योंकि रशिया को शांति सम्मेलन का हिस्सा बनने के लिए निमंत्रण नहीं भेजा गया है। बता दें, एक और बड़ी खबर, जहां मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह के बंगले के पास लगी भयंकर आग, सचिवालय परिसर में मचा हड़कंप। जी हां, मणिपुर की राजधानी इम्फाल के ओल्ड लंबू लेन में कड़ी सुरक्षा वाले परिसर के पास एक घर में आज आग लग गई। जिस घर में आग लगी वो मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के सरकारी बंगले से कुछ ही दूरी पर है। आग किस वजह से लगी इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने बताया है कि यह खाली घर गोवा के पूर्व मुख्य सचिव दिवंगत यांगथोक पाओ किपबेन का था। पुलिस के अनुसार घटनास्थल पर पहुंचकर दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। साथ ही साथ बता दें, G7 में चीन की कुटिल चालों की खुल गई पोल, लगा दिए गए कड़े बड़े प्रतिबंध। भारत के दोस्त को भी तगड़ा झटका। दरअसल G7 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन चीन के खिलाफ दुनिया के 7 बड़े देशों ने बड़ा फैसला लिया है। चीन की कुटिल चालों की पोल खोलते हुए चीन के खिलाफ 2 संकल्पों को मंजूरी दे दी गई है। G7 में शामिल अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली और कनाडा ने चीन के उन संस्थाओं के खिलाफ भी प्रतिबंध लगाने का वादा किया है जिन्होंने रूस को प्रतिबंधों से बचने में मदद की है और धोखाधड़ी से तेल की ढुलाई की है। G7 देशों ने इस बात पर भी सहमति जताई है कि चीन की उन कंपनियों पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे जिन्होंने यूक्रेन के खिलाफ रशिया की मदद की है। साथ ही साथ हमारा आपसे सवाल है दोस्तों कि मुसोलिनी की प्रशंसक जॉर्जिया मेलोनी से क्यों प्रभावित हो रहे हैं दुनिया के बड़े बड़े नेता? क्या है कूटनीतिक इनकी ताकत? इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों। देखते हैं आप लोग जॉर्जिया मेलोनी को लेकर कितने अवेयर हैं, क्योंकि आजकल ये छाई हुई है एज अ लीडर। तो वहीं आपको बता दें, मेलोनी के नमस्ते वीडियो की पाकिस्तान में होने लगी है चर्चा। पाकिस्तानी युवकों ने क्या कहा आपको बता दें। पाकिस्तान के एक व्यक्ति ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री को उस देश की संस्कृति मुताबिक स्वागत करना बहुत बड़ी बात होती है। काश पाकिस्तान का कोई नेता इटली जाता और उसका अस्सलाम वालेकुम से स्वागत होता। जबकि वहीं दूसरा पाकिस्तानी कहता है कि G7 समिट में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर मनमोहन सिंह भी जा चुके हैं, जबकि पाकिस्तान को अभी तक एक बार भी नहीं बुलाया गया है। युवक ने कहा कि जिस तरह से इटली में भारत का सम्मान हुआ है उसको देखकर दुनिया दंग है। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दे दोस्तों, बंगाल के राज्यपाल ने कहा चुनाव बाद की हिंसा पीड़ितों से नहीं मिलने दे रही ममता सरकार। हाईकोर्ट ने पूछा गवर्नर हाउस अरेस्ट है क्या? जी हाँ, राज्य में मौत का तांडव को लेकर बड़ी खबर। लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार चुनाव है, लेकिन पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए ये अभिशाप बन गया है। बंगाल में हर चुनाव के बाद राजनीतिक हत्या का सिलसिला शुरू हो जाता है। लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव खत्म होने के बाद एक बार फिर ऐसे ही आरोप लगाए जा रहे हैं। बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने राज्य की ममता बनर्जी सरकार में राज्य में कई जगहों पर मौत का तांडव हो रहा है। राज्यपाल बोस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर संविधान की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य सरकार हिंसा के शिकार लोगों को राजभवन नहीं आने दे रही
रही। तो वहीं आपको बता दें कि बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा पर बीजेपी हुई सख्त, नड्डा ने जांच के लिए कमेटी गठित कर दी, तृणमूल ने आरोपों को खारिज किया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल में कथित राजनीतिक हिंसा की जांच के लिए शनिवार को 4 सदस्यीय समिति गठित की है। पार्टी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर मूक दर्शक बने रहने का आरोप लगाया है। इस समिति में पार्टी सांसद विप्लव कुमार देव, रविशंकर प्रसाद, ब्रजलाल और कविता पाटीदार शामिल हैं। देव इस समिति के संयोजक है। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता एवं पूर्व राज्यसभा सदस्य शांतनु सेन ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की जनता द्वारा खारिज किए जाने के बाद भाजपा अब बहाने ढूंढ रही है। तो वहीं आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में ईडी का सबसे बड़ा एक्शन, बीएसपी के पूर्व एमएलसी मोहम्मद इकबाल की 4,440 करोड़ की संपत्ति हुई जब्त। बहुत बड़ी रकम होती है ये। जी हां, सहारनपुर में हुए अवैध खनन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने बसपा के पूर्व एमएलसी मोहम्मद इकबाल की ग्लोकल यूनिवर्सिटी की 121 एकड़ जमीन व सभी भवनों को जब्त कर लिया है। बसपा के पूर्व एमएलसी मोहम्मद इकबाल की जब्त संपत्ति की कीमत 4,440 करोड़ रुपए है। सीबीआई व अन्य एजेंसियां भी बसपा के पूर्व एमएलसी मोहम्मद इकबाल के खिलाफ जांच कर रही हैं। तो वहीं लोकसभा स्पीकर पद के लिए छिड़ी सियासी जंग, एनडीए की राह में अब इंडिया गठबंधन डालेगा ये रोड़ा। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद बीते दिनों मोदी कैबिनेट का बंटवारा चर्चा का विषय बना रहा। अब एनडीए में लोकसभा अध्यक्ष के पद को लेकर घमासान मचा हुआ है। इस बीच विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन का एक बड़ा बयान सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक अब विपक्ष भी स्पीकर चुनाव में अपना उम्मीदवार उतार सकता है। सूत्रों की माने तो लोकसभा स्पीकर के लिए विपक्ष भी अपना उम्मीदवार उतार सकता है। कहा यह जा रहा है कि विपक्ष अभी सत्ता पक्ष के उम्मीदवार के नाम का ऐलान होने का इंतजार कर रहा है, उसके हिसाब से वो अपना उम्मीदवार उतारा है। लेकिन आपकी क्या राय है दोस्तों, बताइएगा जरूर लोकसभा स्पीकर को लेकर। साथ ही साथ आपको बता दें, एसबीआई ने ग्राहकों को दिया तगड़ा झटका, बढ़ाई लोन की ब्याज दर, महंगी हो गई आपके हर महीने की ईएमआई। दरअसल अगर आपने भी देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई से लोन लिया है तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। एसबीआई ने अपने ग्राहकों को झटका देते हुए ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है। एसबीआई ने अलग अलग टेन्योर के लिए मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट यानी एमसीएलआर की दर में 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी है। जी हाँ, इसी बीच ये थी कि सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलता है अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद।